स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी हीरोइन जून को, जो कि एक पार्टी में एंटर करती है और तभी गेट पर ही हमारी हीरोइन को दो चुड़ैल मिलती हैं, जो कि उससे कहना शुरू कर देती हैं कि तुम तो वही हो ना, उस फैमिली के नौकर की बेटी जिसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि उसने इसी फैमिली के बेटे को सिड्यूस भी किया है और इसीलिए वह बाहर पढ़ने भी चला गया ताकि वह इससे अपना पीछा छुड़ा पाए। तभी हमारी हीरोइन उन लोगों को जवाब देते हुए कहती है कि पहले तो तुम अपनी बात सुन लो, तुम भी वही हो जिसने ज़बरदस्ती ड्रिंक करके उस लड़के के बेड पर जाने की हिम्मत की थी। और वही दूसरी खड़ी लड़की से हमारी हीरोइन कहती है कि तुमने तो उस लड़के को इंश्योर भी किया था अपने साथ बाहर जाने के लिए, और जब यह बात सबको पता चल गई तब तुम लोग इस कंपनी को छोड़कर भाग भी गए थे। मुझे भी वह सुहाने दिन बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। जिसके बाद हमारा हीरो ये सारी चीज़ें ऊपर से देख रहा था और वह भी हमारी हीरोइन को देखकर खुश हो रहा था। तभी उन दोनों चुड़ैलों और हमारी हीरोइन के बीच में कुछ ज़्यादा ही बहस बढ़ जाती है। तो वह दोनों चुड़ैलों में से एक चुड़ैल हमारी हीरोइन पर ड्रिंक फेंकने की कोशिश करती है। तभी हमारा जैक वहाँ पर आ जाता है और हमारी हीरोइन को बचा लेता है और वहीं पर सबके सामने उससे कहने लगता है कि बहुत दिन हो गए, मैंने तुम्हें देखा नहीं, आखिर तुम कैसी हो। और यह कहने के बाद वह उसके पैरों पर लगे ड्रिंक को साफ करने के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अब हमारे जैक की इस हम्बलनेस को देखकर वहाँ खड़े सारे लोग चिढ़ जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं हमारी हीरोइन से कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा गई गुजरी औरत हो, आखिरकार तुमने जैक को भी नहीं छोड़ा और उसे भी सिड्यूस करने लग गई। जिसके बाद हम देखते हैं जैक वहाँ पर अपने बाउंसर को बुलाता है और उनसे कहता है कि इन दोनों चुड़ैलों को लात मारकर पार्टी के बाहर फेंक दो, क्योंकि यह लोग पार्टी को एंजॉय करने नहीं बल्कि इसको खराब करने आए हैं। तभी उसके बाउंसर उन दोनों चुड़ैलों को उठाते हैं और पार्टी के बाहर फेंक देते हैं। तभी जून जैक से कहती है तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगने लगे हो। जिस पर जैक कहता है इसका मतलब यह है कि तुम मुझे पहले से ज़्यादा पसंद करने लगी हो, और वहीं पर उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। अब हमारी हीरोइन वहाँ पर थोड़ी सी शर्मा जाती है और पूछने लग जाती है जैक से कि दादी कहाँ पर हैं, वह यहाँ पर क्यों नहीं आई। जिस पर जैक उसको कुछ जवाब देता ही है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है अपनी फियांसे के साथ, और तब हमारी हीरोइन जॉन को देखकर हमें कहानी बताती है कि कैसे वह इस आदमी से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो वह जॉन के हाथों लगने से बच गई। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन वहाँ पर जून को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहना शुरू कर देता है कि बहुत दिनों बाद तो मुझे मिली, आखिर इतने दिन से तुम कहाँ थी। और यह कहकर उसके सिर पर जैसे ही हाथ रखने की कोशिश करता है तो जैक उसका हाथ लेकर उसकी फियांसे के सिर पर रख देता है, यह कहकर कि तुम्हें अब अपना हाथ यहीं रखना चाहिए और इधर तो देखना भी नहीं चाहिए। यह सारी हरकतें देखकर जॉन की फियांसे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो वह कहना शुरू कर देती है जॉन से कि तुम तो इसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे पहले ये तुम्हारी कुछ लगती थी और तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अभी भी टाइम है, सच सच बता दो कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर आ जाती है जॉन की मॉम, जो कि कहने लगती है कि तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, बल्कि जून तो इस घर में काम करने वाली एक नौकरानी की बेटी है और हमेशा से जून का इस फैमिली के साथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप ही रहा है। इस बात को जून भी कंफर्म कर देती है और कहने लगती है हाँ, जॉन की मॉम सच कह रही है। अब जिसके बाद यह बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और फिर हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है। वह अकेले एक जगह पर खड़ी थी। तभी पीछे से उसके पास जॉन आता है और उसे पकड़कर कोने में ले जाता है और उसको ज़बरदस्ती हग करने लग जाता है, यह कहकर कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं तुम्हें अब हमेशा खुश रखूँगा, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मेरे साथ रहने के लिए मान जाओ। जिस पर हमारी हीरोइन उसको साफ साफ मना कर देती है, ये कहकर कि तुम्हें सब कुछ मजाक ही लगता है, मैंने पहले भी तुम्हें मना कर दिया था और अब भी मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, इसलिए मेरे साथ ज़बरदस्ती करना बंद करो। जॉन तो रुकता ही नहीं है, वह हमारी हीरोइन को ज़बरदस्ती किस करने की भी कोशिश करता है। तब हमारी हीरोइन यहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस का सहारा लेकर उससे दूर भागती है और ये कहने लगती है आज तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तो ऐसा नहीं होने वाला, मेरी भी कुछ इज्जत है। और फिर वहां से भाग जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जब हमारी हीरोइन अब्रॉड रहती थी तब एक बार उसको किसी गुंडे ने पकड़ लिया था
और तभी एक आदमी उसकी मदद के लिए वहां पर आता है, जो कि उस गुंडे को कुछ पैसे देकर वहां से भगा देता है और फिर हमारी हीरोइन को बचा लेता है। तब वह उसको अपने साथ हमेशा रखता है और उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है। जैसे एक दिन हमारी हीरोइन प्रैक्टिस करने के बाद उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है और उसको मास्क हटाने के लिए कहती है, तो वह जून को मना नहीं करता और जून जैसे ही उसका मास्क हटाने जाती है कि तभी उसे कॉल आ जाता है और वह कॉल अटेंड करने के लिए वहां से चली जाती है। अब वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो जैक ही होता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जैक को, जो कि जून के पास आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। हमारी हीरोइन को लगता है कि दोबारा जॉन ही है, इसलिए वह जोर से चिल्ला पड़ती है, जिसको सुनने के बाद जैक कहता है कि तुम में आज भी उतना ही गुस्सा भरा हुआ है जितना पहले गुस्सा भरा हुआ होता था। आखिर तुम इस गुस्से के साथ रहती कैसे हो? और यह सब कहकर वह उसे थोड़ा परेशान करने की कोशिश करता है और इनफैक्ट फिर उसे दादी जी से मिलाने के लिए लेकर चला जाता है। यह सारी चीजें पीछे से जॉन देख लेता है। उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है और वह सोचने लग जाता है कि आखिर उसका भाई उसकी ही गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ा है। और यह सोचने के बाद वह पीछे पीछे चला जाता है जून के, और फिर जैसे ही जून कार के अंदर बैठ जाती है, वह भी उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जैक उसे मना कर देता है, यह कहकर कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान दो, तुम्हें जून पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। अब जिसके बाद जून गाड़ी के अंदर बैठी होती है और जैक दरवाज़ा बंद कर देता है। बाहर जॉन जैक से कहना शुरू कर देता है कि आखिर तुम्हारे और इसके बीच में चल क्या रहा है, जो मुझे इतने दिनों से पता नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। जिस पर जैक कहता है, हाँ बिल्कुल, जो तुम देख रहे हो वह सच है और अब तुम्हें हमारे बीच में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जॉन की फियांसे आ जाती है और वह तुरंत ही जॉन का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इन दोनों से कुछ कम है? तभी जैक भी तुरंत गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है और अपना शीशा नीचे करके इन दोनों को हैप्पी एंगेजमेंट विश करके वहाँ से चला जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जो कि दादी से मिल रही थी। दादी उससे पूछती है कि तुम कैसे हो और उसका हालचाल लेती है। तभी हमारी हीरोइन वहाँ पर दादी को बता देती है कि वह रिजाइन करना चाहती है, क्योंकि अब उसे इस फैमिली में काम नहीं करना है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। जिस पर दादी कहती हैं, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए और अपने दादाजी के लिए इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रही थी। अब अगर तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हें सफलता की शुभकामनाएं देती हूँ। तभी दादी भी जून को इस बात पर सपोर्ट करती हैं और फिर उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जून वहाँ से चली जाती है। जैक वहाँ पर आ जाता है और दादी जैक से कहना शुरू कर देती हैं कि अब तो वह अकेली हो जाएगी, पता नहीं वह कैसे जिएगी। तभी जैक उससे कहता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ हूँ और मैं उसका ख्याल हमेशा रखूँगा और उसे शादी भी करूँगा। तभी हम देखते हैं जैसे ही जून घर से बाहर जाती है, उसे मिलती है जैक की माँ, जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ी हुई होती है। वह कहती है, हमारी फैमिली का बेटा भी अब सगाई कर रहा है, तो तुम कब शादी करने वाली हो? और मैं तुम्हें बता दूं, मेरे घर के बेटों पर अपनी नज़र बिल्कुल भी मत डालना। ये सारी बातें सुनकर जून तुरंत एक ही बात कहती है, आपको भी मुझे परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर के बेटे कोई ख़ास कोहिनूर की शक्ल के नहीं हैं जिन्हें मैं पसंद कर लूँगी, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कीजिए। जून की यह बात सुनकर जैक की माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बीच में जैक आ जाता है और वह थप्पड़ खा लेता है और हमारी हीरोइन यहाँ पर बच जाती है। पीछे खड़ी जून के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि 2 साल पहले हम दोनों इसी जगह पर खड़े थे, जब उसकी मम्मी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी सिर पर, इसलिए कि उसे हमेशा लगता था कि मैंने जैक को सिड्यूस किया है। और आज भी वही दिन है, वह मुझे दोबारा थप्पड़ मार रही है। तभी जून जैक की माँ को बता देती है कि मैंने इस कंपनी से रिज़ाइन करने का सोच लिया है, इसलिए अब आपको मेरे से टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं अब इस फैमिली से ही रिश्ता ख़त्म कर लूँगी। पर जॉन आ जाता है और यह बातें सुन लेता है। वह उससे यह कहने लगता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम रिजाइन करने की बातें कैसे कर रही हो? इस कंपनी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फिर हमारी हीरोइन वहाँ पर कोई जवाब नहीं देती। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है
और लिविंग रूम में जैक, जॉन, जून और जैक के डैड भी होते हैं। सबके सामने जून कहने लगती है कि मुझे अब इस कंपनी में काम नहीं करना, मुझे इस कंपनी से रिजाइन देना है। जिस पर जैक के डैड उससे कहते हैं, तुम इस निर्णय को लेने से पहले थोड़ा सोच लो, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि तुम इस कंपनी को रिजाइन दे दो। मैं तुम्हें इस कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहता हूँ अगर तुम इस कंपनी को ज्वाइन करके रखोगी। अब इतना अच्छा मौका जून के सामने था, सबको तो यही लग रहा था कि जून एक्सेप्ट कर लेगी इस ऑफर को। जॉन भी यही कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने इस कंपनी को बहुत साल दिए हैं और इस कंपनी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ इसे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जून उन लोगों को मना कर देती है यह कहकर कि नहीं, मुझे इस कंपनी में अब बिल्कुल भी काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है और मुझे उसी पर ही ध्यान देना है। तभी जैक के डैड भी कहते हैं, कोई बात नहीं, अब जून अगर काम नहीं करना चाहती तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे, बाकी हम उसे भविष्य में शुभकामनाएं देते हैं। अब इसके बाद जून वहाँ से चली जाती है। बाहर उसे मिलता है जॉन, जो कि उससे कहने लग जाता है, मैं रात में तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दूंगा, तुम अकेले यहाँ से मत जाओ। और फिर जैसे ही जून उसे मना करती है, वह उससे कहने लग जाता है, तुम आखिर कंपनी को क्यों छोड़ रही हो? तुम्हें पता है कि अकेले इंडस्ट्री में सरवाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जिस पर जून कहती है, 2 साल से मैं बाहर रह रही हूँ और मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। इसलिए मैं अब किसी के सहारे काम नहीं करना चाहती। और मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, मेरा अब तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जैक को, जो कि स्मोक कर रहा था और इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। जून के बाहर जाते ही जैक तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तभी हमारी जून उससे कहने लगती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे तुमसे लेना देना है, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे नीचे उतार दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैक उसकी एक भी बात नहीं सुनता, उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बंद कर देता है और फिर खुद भी जाकर उसी के अंदर बैठ जाता है। और फिर रास्ते भर वह उससे मजाक करते हुए जाता है और साथ में उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट भी करता है। यह क्या कर रही थी? पहले तो तुम मुझे जब मन चाहे किस कर लेती थी, अब करके दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाता हूँ। तभी इन दोनों के बीच में कार में एक छोटा सा किस भी होता है, क्योंकि यह दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। और तभी अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारा था, इसलिए तभी यह दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन अपना सारा सामान पैक करने के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पर खड़े 2 उसके कलीग्स उससे कहते हैं, तुम इस कंपनी को छोड़कर क्यों जा रही हो? इस कंपनी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। हमारा क्या होगा? हम तुम्हारे बिना काम नहीं कर पाएंगे, तुम ही एक सबसे अच्छी बॉस थी यहाँ पर। तभी वहाँ पर आ जाती है जॉन की फियोनेंसे और वह जून से कहना शुरू कर देती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरी सगाई 6 महीने के लिए डिले हो गई है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुम मेरी शादी में सबसे बड़ा पत्थर बन रही हो? और अब जब तुम इस कंपनी को छोड़कर जा ही रही हो, तो मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के बाद प्लीज़ कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस पर जून उससे एक ही चीज़ कहती है, हाँ, मेरे अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हारे पति को मुंह पर ना बोल सकती हूँ। और फिर तभी अपना रिजाइन साइन करवाने के लिए जॉन के ऑफिस में जाने लगती है। इधर हम देखते हैं जॉन के ऑफिस में पहले से ही उसकी फियोनेंसे होती है, जो कि जून को देखकर ज़बरदस्ती जॉन की गोद में बैठ जाती है, उसे सिड्यूस करती है और एक दूसरे को बुरी तरह किस करने लग जाती है। अब इन दोनों की हरकतों को देखकर जून तो उनके ऑफिस में जाने से थोड़ा सा सोच रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, जो कि जून से कहता है। जॉन को सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती और वह तुरंत ही ऑफिस का गेट खोल देता है और फिर जून को अंदर भेज देता है। इधर जॉन और उसकी मंगेतर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैक के पूछने पर कि तुम दोनों आखिर ऑफिस में क्या कर रहे हो ये सारी हरकतें, इस पर जॉन की मंगेतर कहती है, आखिर मेरा पति इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है कि हमें दोनों को समय नहीं मिल पाता, इसलिए सिर्फ मैं इससे ऑफिस में मिलने आई थी। इसके बाद जून जॉन को अपना इस्तीफ़ा साइन करने के लिए देती है। जॉन साइन भी कर देता है और जैसे ही वह दोबारा इस्तीफ़ा देने की कोशिश करता है, वह उसे बहुत ही कसकर पकड़ लेता है और फिर जून से कहने लगता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो इस कंपनी को छोड़कर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहिए। और अगर तुमने यह निर्णय ले ही लिया है, तब भी अगर भविष्य में कभी तुम्हें इस कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी तो यह कंपनी हमेशा तुम्हारे लिए होगी।
ये सारी बातें तो वह कह ही रहा था और इधर हमारी हीरोइन जब उसके हाथों से इस्तीफा लेने की कोशिश कर रही थी, वह उसे छोड़ भी नहीं रहा था। तब हमारी हीरोइन ही इस्तीफा छोड़ देती है और फिर उसे कहती है, कोई बात नहीं, तुम ही इसे अपने कर्मचारियों को दे देना, वे लोग पहुंचा देंगे। और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जॉन उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में जैक आ जाता है, जिसके कारण वह रुक जाता है। और जैक को देखकर जॉन कहने लगता है, आखिर तुम ऑफिस में किसे लेने आए थे? जिस पर वह जून का हाथ उठाकर कहता है, देखो मैं इसी को लेने आया था। पीछे जॉन की मंगेतर जो ऑफिस में खड़ी थी, उसे यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जॉन जैसे ही उसके पास जाता है, वह उससे पूछना शुरू कर देती है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच में सिर्फ एक रोजगार संबंध था, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। जिस पर जॉन उसे कोई जवाब नहीं देता। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। अब इधर हम जून को देखते हैं, जो कि अपनी दादी के पास आ जाती है और फिर उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताने लग जाती है कि वह कितनी अच्छी चल रही है। तभी दादी जून से कहती हैं, मैं आज तुम्हें यहाँ पर किसी से मिलाने के लिए लाई हूँ जो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मदद करेगा। तभी वहाँ पर दादी बुलाती हैं और किसी और को नहीं बल्कि हमारे हीरो जैक को, और कहती हैं जोर से, यही तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, तुम्हें इसी के साथ रहना है। तभी जैक दादी के सामने जून से बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आता है और उससे कहने लगता है, तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें भविष्य में हमेशा खुश भी रखूँगा। तभी जून उसे जैक के दिए हुए फूल को भी फेंक देती है और जैक के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा देती है। जिसके बाद जैक जबरदस्ती जून को वहां पर किस कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब इसके बाद जून जैक को एक जोरदार थप्पड़ भी मारती है और कहती है, मुझे तुम्हारे परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखना और यह ब्लाइंड डेट की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी किसी को नहीं बताओगे। अब इसके बाद हमारा जैक यहाँ पर जून को बताना शुरू कर देता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन चलो अब हम दोनों गिनते हैं कि आज से ठीक 2 साल पहले तुमने मुझे पहली बार किस क्यों किया था, लेकिन तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ या नहीं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहले का। जब जैक स्विमिंग पूल से नहाकर निकल रहा था, तभी उसे रास्ते में जून मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में होती है और फिर जैक को देखकर तुरंत ही उसे हक कर लेती है और फिर उसे किस भी कर लेती है। तभी हमारे हीरो को भी वहां पर कंट्रोल नहीं हो पाता और इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त किस होता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन दोबारा वर्तमान में शिफ्ट हो जाता है। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि उस समय मैं नशे में थी, तो हो सकता है कि मैंने कर लिया हो। जिस पर जैक कहता है, मैं कोई जॉन का विकल्प नहीं हूँ जो कि तुम्हें जबरदस्ती किस कर लूंगा। मैंने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुम ही आ रही थी सामने से, तो फिर मुझसे सच में रुका नहीं गया। और यह कहकर वह जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तभी हमारी हीरोइन को वहाँ पर एक कॉल आ जाता है और वह फिर अपनी एक मीटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पर वह मिलती है एक दूसरी कंपनी के सीईओ से और उनको अपना सारा प्रोजेक्ट बताना शुरू कर देती है, जहाँ पर यह मीटिंग काफ़ी देर चलती है। हमारी हीरोइन उन लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा देती है कि आखिर उसका प्रोडक्ट है क्या और वह अपनी कंपनी में क्या बनाना चाहती है और कैसे मरीजों की मदद करना चाहती। मीटिंग सफल होने के बाद हमारी हीरोइन पहुंच जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान में, जहां पर वह उन्हें बताती है कि उसने जॉन की कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और अब उसका जॉन की फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। वह अपनी माँ से मिल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आता है और वह भी जून की माँ की कब्र पर ही फूल चढ़ाने के लिए आया था। तभी जून उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए। तभी वह आदमी जून को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह जून को दिखाता है कि वह कब गिरफ्तार हुआ था और फिर यहाँ पर एक रहस्य खुलता है कि आखिर जून की माँ की मौत हुई कैसे, क्योंकि उस आदमी ने जून के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि उसकी माँ की मौत नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उनकी हत्या की थी। अब हमें वहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस आदमी के हिसाब से कि जिस दिन जून की माँ मरी थी, उस दिन वह उस आदमी के साथ कॉल पर भी थी। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जून की माँ को, जो कि उस बूढ़े आदमी के साथ कॉल कर रही थी और वे लोग एक दूसरे से सगाई के बारे में बात कर रहे थे। वे दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खुश भी थे।
तभी वहाँ पर सीन दोबारा वर्तमान में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस आदमी को जो कि जून को सारी सच्चाई बता रहा था कि पुलिस ने उसको उसी दिन गिरफ्तार किया जब जून की माँ मरी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और यह सारी घटनाओं को देखकर जून के दिमाग में भी यही बात चल रही होती है कि अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरी माँ को फिर मारा किसने? अब जून भी उसे बताना शुरू कर देती है कि मुझे तो यह पता चला कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए जैसे ही डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस पर वह बताता है कि तुम्हारी माँ को दिल की कोई भी बीमारी नहीं थी, इसलिए मुझे तो शक हो रहा है कि आखिर तुम्हारी माँ मरी कैसे। अब इसके बाद वह आदमी जून से यह भी कहता है, हम दोनों 6 महीने पहले सगाई करने वाले थे, लेकिन तुम्हारी माँ तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जॉन के सामने ही जून की माँ की मौत हुई थी और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि जॉन ही था। अब क्या कारण था क्या नहीं, यह तो हमें दिखाया नहीं गया। अब हम देखते हैं सीन दोबारा वर्तमान में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जून अपनी माँ की पुरानी यादों को देख रही है तभी उसे कॉल आता है कि कंपनी में कुछ तो दिक्कत हो गई है और जून को वह लोग जल्दी से बुला रहे हैं। और साथ ही में उसे यह भी पता चलता है कि पावर कट के चक्कर में जून ने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था जैक के परिवार में, वह भी अधूरा रह गया है। अब इधर जून के घर के बाहर जॉन खड़ा होता है जो कि उसके घर का बेल बार बार बजा रहा होता है, तभी फ़ोन रखते ही देती है। तभी जॉन उसे कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पहले तो तुमने हमारी कंपनी छोड़ दी और अब तुम जैक के साथ ब्लाइंड डेट पर भी जा रही हो। जिस पर जून सिर्फ एक ही चीज़ कहती है कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, आखिर मैं जो भी करूं। जिस पर जॉन उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मुझे बता दो, लेकिन मैं तुमसे सच बताना चाहता हूं कि अभी की इंगेजमेंट मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता और ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर जून उससे कहती है, अब मुझे समझ आया कि क्यों तुमने अपनी इंगेजमेंट को पोस्टपोन कर दिया है 6 महीने के लिए, इसका कारण तो सच में मैं ही हूँ। जिस पर जॉन कहना शुरू कर देता है कि हाँ, हमेशा से मेरे दिल में तुम ही हो। इसलिए अब ये सुनने के बाद तो जून को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जून उससे कहती है कि मेरे कुछ सामान तुम्हारे घर में छूट गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कुछ दिन रहना चाहती हूँ। जिस पर पहले तो जॉन मना करता है, यह कहकर कि तुम जानती हो कि मेरी मॉम का टेम्पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वह फालतू में जजमेंट पास करना शुरू कर देती है और मैं नहीं चाहता कि उनके वजह से तुम्हें बुरा लगे। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम जैक के साथ क्या कर रही हो और उसके साथ तुम सारा टाइम स्पेंड क्यों करना चाहती हो। तभी वहाँ पर हम देखते हैं एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो कि इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। वह तुरंत ही आकर कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात गए मेरी गर्लफ्रेंड के घर पर, तो तुम्हें नहीं होना चाहिए। जिसे देखकर हमारे जॉन को बहुत ही ज़्यादा जलन हो जाती है, वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जैक के इस नाटक में हमारी हीरोइन भी जैक का साथ दे देती है, यह कहकर कि हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ और अब मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे देखने के बाद जॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी हमारी हीरोइन भी कहने लग जाती है कि मैंने यह तुम्हारे साथ सिर्फ नाटक किया था, इसको सच समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी जैक जून से कुछ भी नहीं कहता और उसके घर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसे मिलता है जॉन। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है कि जॉन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पर नज़र डालने की। जिस पर जैक कहता है, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम ही ने उसको छोड़ा था, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम उसको छोड़ दो, इसीलिए यह सारी हरकतें तुम्हारी ही हैं, जिसके कारण आज वह मेरी है। तभी यह लोग दोनों आपस में हाथ उठाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जैक जॉन के हाथ को रोक देता है, यह कहकर कि मैं सच में जून से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे ज़्यादा करता हूँ, इसलिए आज वह मेरे साथ है। अब जिसके बाद हमें वहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जून की मॉम मरी थी तब मैं वहीं पर था और उसके साथ उसके दुख में भी खड़ा था। वहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान करने की भी कोशिश कर रहे थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली के कुछ लोग थे, और उस सिचुएशन को भी मैंने जून को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए देखा है, कैसे जून ने उन लोगों को भगाया एक नौकरानी के साथ मिलकर। और उस समय पर जब मेरे पास कोई नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला था, तब मेरे पास जून थी। और एक दिन तो तुम्हारी मॉम मेरे कमरे में आती है और मेरी मॉम की सारी फ़ोटोज़ और उनके कपड़ों को फेंकने की बातें करने लग जाती है। वह तो मैं था जो उन्हें रोक लिया था ये सारी चीज़ें करने से, लेकिन अगर उसकी जगह पर कोई और भी होता तो वह शायद तुम्हारी मॉम की बातों में आ जाता।
और उस समय पर मेरे पास और कोई भी नहीं था, बल्कि वहाँ पर भी जून ही आई थी जिसने मुझे बचाया था तुम्हारी मॉम से, और उसी को देखकर तुम्हारी मॉम रुक गई थी। तभी से मैं जून को पसंद करने लगा हूँ और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए तुम प्लीज़ हमारे बीच में बोलना बंद कर दो। और एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, जून और मेरे बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस हुआ करता था कि जब दादी मुझे अब्रॉड भेज रही थी तब मैं जून से मिलना चाहता था, लेकिन वह मुझसे नहीं मिली थी। और जब मैं अपने घर पर आया कुछ दिन की छुट्टियों पर, तब मैंने तुम्हें और जून को एक साथ एक दूसरे के साथ लाइब्रेरी में रोमांस करते हुए देखा था। मुझे तभी भी कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने तुम दोनों को टोका नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट हो जाता है और जैक जॉन से कहता है, तो अब तुम्हें अच्छे से याद ज़रूर आ गया होगा कि वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए तुम्हें अब उस पर नज़र डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे उसके लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। जिसे सुनने के बाद तो जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहना शुरू कर देता है कि तुम फिर भी उसके साथ कैसे हो सकते हो। वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तुम्हें क्या हर उसी चीज़ पर नज़र रहती है जो कि पहले मेरी लाइफ में होती है। जिस पर जैक कहता है कि तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह भी अनमैरिड है, मैं भी अनमैरिड हूँ और हम दोनों ये डिसीजन खुलेआम ले सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इस पर जॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वह जैक से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर जैक कहने लगता है कि यह टोटल डिसीजन किसी और का नहीं बल्कि जून का है। अगर वह चाहेगी तो वह तुम्हारे साथ रहेगी, अगर वह नहीं चाहेगी तो तुम ज़बरदस्ती उसे अपने साथ नहीं रख सकते। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि अपने डैड के साथ होता है। उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि देखो, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं रही है तुम्हारी इंगेजमेंट को लेकर, इसीलिए अब अच्छा होगा कि तुम कोशिश करो इस इंगेजमेंट को ना करो और जून को पटाने के पीछे लग जाओ, क्योंकि एक वही है जो तुम्हें बचा सकती है। और यह कहने के बाद वह भी वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं जून को, जो कि थोड़े दिन के लिए जैक के साथ उसके घर में रहती है। दादी जून को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सबसे यही कहती है कि देखो, यह आ गई, अब तो मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। और फिर जैक को उसके साथ देखकर कहने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कपल लगते हो। तभी वहाँ पर आ जाती है जॉन की मॉम और वह दादी से कहना शुरू कर देती है कि यह तो हमारी फैमिली से सारे नाते रिश्ते तोड़ कर गई थी, लेकिन अब क्या हो गया जो ये दोबारा आई है हमारे घर में। तभी जून कहती है, आंटी आपको बीच में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी जैक आ जाता है, तुरंत जून का हाथ पकड़ लेता है और बता देता है कि मैं इसका फियांसे हूँ और अब से यह हमारे साथ इसी घर में रहेगी, जो हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और आप बड़ी हैं तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि क्यों जून आपको आंटी कहकर बुला रही है। जिसके बाद जब उसे आंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब वह दादी का हाथ पकड़कर कहने लग जाती है कि मुझे पता है आप जैक को बहुत ही ज़्यादा फेवर करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके हर एक्ट को आप फेवर करोगे। आपको पता है कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था इन दोनों के बीच में, और अब अगर इस बार दोबारा होता है तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जिस पर दादी कहती हैं कि गेस्ट को तो तुमने वेलकम किया नहीं, तुम क्या मुझे बता रही हो कि मुझे क्या अपने पोते के लिए करना चाहिए और क्या नहीं। और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये सच में मेरी पोता बहू बनने वाली है और तुम्हें इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, और अगर तुम इस पर अपने चाल चलने की कोशिश करोगी तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अब जिसके बाद जून और जैक के साथ दादी घूमने के लिए चली जाती है और उधर जैक की मॉम अकेली रह जाती है। वह अपने मन में यही चीज़ सोच रही थी कि अभी सूरत के आते ही तो लोगों ने मुझे पूछना बंद कर दिया, और अभी अभी तो एंगेजमेंट हुई थी जॉन और उसकी फियांसे की, लेकिन अब इस न्यूज़ के साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर हमारी हीरोइन नहा धोकर आती है सोने के लिए। तभी उसे जैक बेड पर ही मिलता है। तभी हमारी हीरोइन उसके पास सोने से थोड़ा सा घबराती भी है, जिस पर जैक उसे कहता है, अब तुम मेरी फियांसे हो तो तुम्हारा हमारे साथ मेरे साथ सो सकती हो। और जून जैसे ही मना करती है, तब जैक उससे कहने लगता है कि हो सकता है जॉन अभी गेट के बाहर हो और हमारी बातें सुन रहा हो। उसे कुछ भी असलियत बताने से अच्छा है कि हमें इस एक्टिंग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। रूम से बाहर भी नहीं जा सकती थी और उसे वहीं पर सोना था। जून को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी जैक उसे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाकर खुद ही देख सकती हो।
वह बाहर है कि नहीं, और वह चुपचाप बेड पर सो जाता है। तभी जून भी उसकी बातें मान लेती है और फिर चुपचाप से दूसरी साइड बेड के जाकर सो जाती है। तभी जैक उठकर अपने कपड़े उतारता है। इन दोनों के बीच छोटी सी नोक झोंक होती है, जिस पर जैक कहता है, मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। तभी इधर जून अपने मन में यही कह रही थी, हाँ हाँ, जब ठंड लगेगी ना तभी समझ आएगा। और फिर वह सोने की कोशिश करती है। इधर अब इन दोनों के बीच एक रोमांटिक क्यूट सा मोमेंट होता है, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सुबह सुबह सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और जून को जॉन चाय सर्व करता है। तभी वहां पर जैक आ जाता है और उससे चाय को ले लेता है, ये कहकर कि हाँ, इसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। जिसे सुनकर जॉन को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वह अपने मन में एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि आखिरकार जैक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब इधर हम देखते हैं जॉन की फियांसे के पास आकर बैठ जाती है और उसे प्यार से खाना खिलाने लग जाती है। तभी इधर जैक उन लोगों को नोटिस करता है और चुपके से जाकर जून के कान में कहता है कि वह दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से मुंह में डाल देती हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना, यह तुम्हारे लिए है। अब जिसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद हम देखते हैं जून को, जो कि एक कमरे में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर जूली जॉन की फियांसे आ जाती है और वह जून से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आखिर इतनी रात गए, जहाँ पर जून उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो सिर्फ कुछ चीज़ें देखनी थी मैनेजमेंट की, जो कि मैं देखने के लिए यहाँ पर आई थी। आई होप कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। जिस पर जूली कहना शुरू कर देती है कि तुम्हें शर्म नहीं है कि पहले तो तुमने जॉन पर ट्राई किया और जब नहीं हुआ तब तुम जैक के पीछे लग गई। अब जिसके बाद जून और इसके बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। जून कहने लगती है कि मतलब तुम मेरे कैरेक्टर के बारे अब मुझे ही बता रही हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं, तुम्हारे और मेरे कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तुम्हें इन लोगों ने चुना था, लेकिन मुझे उन दोनों ने चुना था, तो हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग वाली चीज़ें करना बंद करो। जिस पर अब जूली को तो यहाँ पर कुछ कहना था, इसीलिए वह दोबारा जून को बेशर्म कहना शुरू कर देती है। जिस पर जून कहती है कि तुम खुद को भी संभालो और अपने पति को भी संभालो, ऐसा ना हो कि उनका दोबारा। अब तभी हम उसे बहस के बीच में देखते हैं जाना जाता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। जूली तुरंत उसके पास भागते हुए जाती है और उसे लेकर रूम में चली जाती है। इधर हमारी हीरोइन जिस कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, वह वहां जाने का प्लान थोड़ा ड्रॉप कर देती है और फिर हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दादी अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। वहां पर जून भी होती है, जिससे दादी पूछती हैं कि तुम्हारा नया बिजनेस कैसा चल रहा है। तभी उस डिस्कशन के बीच में जॉन की मम्मी कहना शुरू कर देती हैं कि आपको पता है आपके परिवार में कितना पावरफुल बेटा है, जो कि सारा बिजनेस अपने आप से हैंडल कर लेता है। जिस पर दादी अपने बेटों के बारे में तारीफ करना शुरू कर देती हैं और सबसे ज़्यादा तारीफ वो जैक की करती हैं। ये सुनकर जॉन की मम्मी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मचती है। तभी दादी वहाँ पर अपने बर्थडे पार्टी का अनाउंसमेंट करती हैं। सारे लोग वहाँ पर डिनर करते हैं और फिर उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी बहुत ही ज़्यादा खुश थीं सब लोगों से मिलकर, क्योंकि वो लोग दादी की बर्थडे पार्टी में आए थे। तभी वहाँ पर जून दादी के पास ही होती है। वह उनसे कहती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रही हूँ, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा वेट करना। जून वहाँ से चली जाती है दादी के पास से। तभी तुरंत जूली आ जाती है और फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन को दादी के लिए गिफ्ट लाते हुए। वहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून के गिफ्ट के साथ जूली और जॉन की मम्मी ने मिलकर छेड़छाड़ की थी। लेकिन दादी जैसे ही गिफ्ट देखती हैं, जून का गिफ्ट दादी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। और जैसे ही दादी फिर दोबारा जूली का दिया हुआ गिफ्ट देखती है, उसमें और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी घड़ी होती है, जो कि टूट रही होती है। तभी वहाँ पर खड़े सारे लोग जूली के गिफ्ट को देखकर छी छी करना शुरू कर देते हैं कि यह कैसी गिफ्ट हुई, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि किसको कैसे गिफ्ट देनी चाहिए और कैसी नहीं। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो कि जूली से कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था, यह तुमने क्या किया। और तभी जूली को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह जैक और जून पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि इन्होंने ही मेरे साथ मेरे गिफ्ट के साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा। जिस पर दादी को उसका गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और दादी भी जूली को वहाँ पर खूब ज़्यादा सुना देती हैं। उसके बाद जून वहाँ पर जाकर दादी को समझाती है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये सिर्फ आपकी खुशियों को नज़र लगाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
जिस पर दादी कहती हैं कि जब तक तुम हो मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अब इधर जूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर दादी कहती हैं जॉन से कि इसे तुरंत इसके घर छोड़कर आओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बर्थडे पार्टी में कोई ऐसी हो जिसको देखने से ही मुझे सैडनेस आ जाए। जिस पर जॉन तुरंत जूली को ले जाता है और उसे पार्टी से बाहर कर देता है। अब इधर हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जो कि जैक को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। अब हमारा हीरो जैसे ही उसे थैंक यू गिफ्ट के लिए कहता है, तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है वहाँ पर कि कैसे तैयार होते वक्त जैक ने जून को बिल्कुल अपने ही तरीके से तैयार किया था, जैसा वह चाहता था, बिल्कुल परफेक्ट। अब भी जून उसके पास आती है, उसे थोड़ा सा सिड्यूस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वह कर नहीं पाती और जैक खुद को कंट्रोल भी कर लेता है, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाता। इसलिए वह उसकी बैक पर एक किस भी करता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि तुमसे अच्छा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तभी हम देखते हैं सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में किस हो रहा था और इन दोनों को जॉन भी देख रहा था, जिसको जैक नोटिस कर लेता है। इसीलिए वह और डीपली किस करना शुरू कर देता है हमारी हीरोइन को। अब हम देखते हैं जून को, जो कि एक कमरे में जाकर कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पास जैक आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या ढूंढने आई हो। जिस पर जून उससे कहने लगती है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी, इसलिए मैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए आई थी। जिस पर जैक उसे रोक लेता है और उसके थोड़ा सा क्लोज आ जाता है और उसे कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम कितने दिनों से सोई नहीं हो, वह बस इसलिए क्योंकि तुम इस फैमिली से कुछ जानना चाहती हो। जिस पर जून कहती है, तुम इतने इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेरा हेल्प करना होगा। जिस पर जैक कहता है, हाँ, हमेशा से मैंने तुम्हारी मदद की है, तो अब मैं पीछे क्यों हटूंगा, तुम बताओ। जिस पर जून अपने मन में सोचती है कि अगर इस फैमिली के ही कारण मेरी माँ की डेथ हुई है तो यह भी मुझसे छुपाने की कोशिश करेगा, और फिर वह जैक से दूर हट जाती है, यह कहकर कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, मुझे बस अपनी माँ की याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब जिसके बाद हम देखते हैं जैक जून से एक ही चीज़ पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। जिस पर जून उसे कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इधर जैक कॉल करता है किसी को और कहता है कि जाकर देखो कि वह आखिर किस चीज़ पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है। अब जिसके बाद हम देखते हैं रात को जून नौकरानियों के हाथ से जैक का सूप ले लेती है और उसके रूम में उसे पहुंचाने के लिए चली जाती है, जहां पर वह जैक को सोया हुआ देखती है और फिर सूप रखकर उसके पास चली जाती है और उसका फीवर चेक कर रही होती है। तभी जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों को अपने गालों के पास ले आकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा दोबारा से सपना देखा और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वह उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और तभी जैक के हाथों से जून को रबर बैंड मिलती है, जो कि उसी की होती है। और फिर तभी साइड में रखे ड्रॉअर को जब जून खोलती है, उसमें उसके बचपन से लेकर आज तक की सारी चीज़ें होती हैं और साथ में बिजनेस कार्ड भी होता है। तभी हमारे हीरो की वहाँ पर नींद खुल जाती है। वह जून के हाथों को तुरंत रोक लेता है और ड्रॉअर को पटाख से बंद कर देता है। जिस पर जून उससे पूछने लगती है कि क्या अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि यह सब क्या है। जिस पर जैक कहता है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगता। जिस पर जून कहती है कि मेरी फ़ोटो भी तुम्हारे पास है। तभी जैक वहाँ पर अपना कोई भी एक्सप्लेनेशन देता उससे पहले ही जॉन वहाँ पर आ जाता है और वह जून के सामने बताना शुरू कर देता है कि जैक ने उसके साथ कैसे धोखाधड़ी की है। तभी जैक जॉन से कहना शुरू कर देता है कि आखिर अब तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी हो गई जो तुम मेरे रूम में आ रहे हो। जिस पर जॉन कहने लगता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है जो तुम इस घर के बाहर करते हो इस फैमिली के खिलाफ, वह सारी चीज़ें मुझे पता चल गई हैं। अब जिसके बाद वह जून को फ़ोटो दिखा देता है पिछले समय के, कि कैसे जैक अपनी आइडेंटिटी बिना रिवील किए उसके साथ रहता था और उसको वह सिर्फ यूज़ कर रहा था। ये देखकर जून को थोड़ा सा बुरा तो लगता है। ये देखकर जॉन वहीं पर कहना शुरू कर देता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हें तो कोई एक्सप्लेनेशन देना भी नहीं चाहिए। और जैसी तुम्हारी माँ थी जो दूसरों की चीज़ें चुराना चाहती थी और रखना चाहती थी, वैसे ही तुम भी हो, तुम भी सिर्फ दूसरों की चीज़ें चुराना और रखना ही चाहती हो। जिस पर जून तुरंत जॉन को एक थप्पड़ मार देती है, यह कहकर कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी के पेरेंट्स को कुछ कहने का, और अब यह मामला मेरे और जैक के बीच में है, मैं इस चीज़ को समझ लूँगी, तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तभी जॉन वहाँ से चला जाता है।
अब हम देखते हैं जून को, जो कि जैक को बैठाकर पूछना शुरू कर देती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर जैक जून को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है कि अगर मैंने तुम्हें उसी समय ही बता दिया होता कि मैं कौन हूँ, तो हो सकता है कि शायद तुम अभी मेरी ज़िंदगी में नहीं रहती। मुझे ऐसी चीज़ का डर था कि शायद तुम मुझे लेकर एम्बैरेसमेंट महसूस ना करो और तुम मुझसे फिर से दूर ना चली जाओ, क्योंकि मुझे याद है कि कैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसीलिए डांटा था क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, और साथ ही में उन्होंने इसीलिए भी तुम्हें अब्रॉड भेज दिया था क्योंकि वह मेरे आसपास भी तुम्हें रखना नहीं चाहती थी। तुमने उनसे मेरे लिए बहस भी की थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें चुप करवा दिया था और फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था और तुम वहाँ से चली गई थी। घर से बाहर जाते समय मैंने तुम्हें रोका भी था, लेकिन तुम नहीं रुकी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और तुरंत देखते हैं हम ऑफिस का सीन, जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और तुरंत ही आकर अपने असिस्टेंट से पूछना शुरू कर देती है कि आखिर सारी कंपनियां हम लोगों से अपना इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ क्यों कर लिया। वो सारी चीज़ें चेक करने लग जाती है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है हमारा प्रोडक्ट अब किसी को भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो, या यह भी हो सकता है कि आपने किसी को ऑनफेंड कर दिया हो। जिस पर जून एक ही चीज़ कहती है कि यहाँ की चीज़ों को तो चलो हम लोग ओवरलुक कर भी सकते हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ओवरसीज़ का क्या हुआ, वहाँ के लोग हम पर इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं। अब तो हमारा प्रोडक्ट फाइनल स्टेज की टेस्टिंग पर पहुंच गया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। तभी ये दोनों सबको कॉल लगाना शुरू कर देते हैं और सबसे इन्वेस्टमेंट की बातें करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं जॉन के डैड को, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ थे और वह उन्हें जून की कंपनी के सारे अपडेट्स बता रहा था। अब जॉन के डैड इस खबर को सुनकर अपने असिस्टेंट से एक ही चीज़ कहते हैं कि उसे तो अकेले उड़ना था, उसे सब कुछ आसान ही लगता है, लेकिन ये दुनिया बहुत ही बेकार है और अब उसे फाइनली समझ आएगा कि अकेले उड़ने का मतलब होता क्या है। मुझे तो लगता है मार्केट में उसकी सारी रेपुटेशन भी गिरा देनी चाहिए और उसे कोई काम भी नहीं देना चाहिए। अब इधर हम देखते हैं जैक को, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ कार में होता है और फिर उसका असिस्टेंट उसे सारी चीज़ें बताता है कि कैसे जून इस आदमी की बातों को सुनकर अपनी मॉम की डेथ पर रिसर्च कर रही है कि आखिर उसकी डेथ हुई कैसे थी। वह सारी बातें बता देता है जैक को और यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी लंबा एक डिस्कशन होता है और जैक फाइनली उसको यही कहता है कि तुम ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखना। तभी इधर हम देखते हैं जून को फाइनली एक इन्वेस्टर मिल जाता है जो कि उसकी कंपनी के लिए बेहतर था और वह उसको एक मेल भी डाल देती है। अब इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि जून से मिलने के लिए पहुंचा होता है, क्योंकि जून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इसलिए जॉन पहले उससे मिलना चाहता था। वह जून से मिलकर एक ही चीज़ कहता है कि बहुत दिन से तुम इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी कंपनी के लिए कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। अब इससे तो अच्छा होगा कि तुम मेरे इस डील को एक्सेप्ट कर लो। मैं चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तुम मुझे यह प्रोडक्ट भेज दो। जितने पैसे तुम्हें चाहिए वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, और साथ ही मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट और लॉन्च हमारी कंपनी करेगी, और इसके पीछे की जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें तुम्हारा ही हाथ होगा। बस नाम हमारी कंपनी का होगा, CSR रिस्क मेरे नाम के होंगे, तो इससे एक तीर से दो निशाना भी हो जाएगा। जिस पर जून उससे बड़ी हंसी के साथ कहती है कि इतनी मेहनत मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं एक दिन इसको बनाकर तुम्हें बेच दूंगी। मुझे खुद इस पर काम करना है और आगे जाकर इस प्रोडक्ट और इस कंपनी को बहुत सारी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ी हूँ। मैं इसलिए पीछे नहीं पड़ी कि मैं एक दिन तुम्हें यह बेच दूंगी। और फिर जैक का यह ऑफर रिजेक्ट कर कर हमारी हीरोइन वहां से चली जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन, जहां पर जून और उसका असिस्टेंट मिलकर इन्वेस्टर की बातें कर रहे थे। वहां पर जॉन भी होता है। वह तुरंत सबके सामने उठकर कह देता है कि मेरा डील एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर 5 सेकंड के अंदर तुम्हारा इन्वेस्टर नहीं आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी वहाँ पर हम देखते हैं एंट्री हो जाती है जैक की, जो कि आता है और फिर सारी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है और सबको बता भी देता है कि मैं अब इस कंपनी का इन्वेस्टर हूँ। अब इधर जॉन के डैड इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अच्छा, अब ये है जो नया इन्वेस्टर बनकर यहाँ पर आया है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और तब हम देखते हैं हमारे हीरो और हीरोइन को एक दूसरे से बात करते हुए, जहां पर जैक जून से कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा काम किया है और साथ ही में तुमने रात भर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के पीछे काम किया है। मुझे जैसे ही यह समझ आया कि मैं इसमें कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए खड़ा हो गया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस इसलिए मैंने यह तुम्हारे लिए किया। ये सब सुनकर जून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है।
तभी जैक उसे किस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर वह नहीं करता, क्योंकि वह उससे ये कहता है कि अब मैं जैसा पहले था मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे मेरी मॉम के फंडा में बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया था, और तब से मैं सिर्फ परेशानी हुआ हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा कमबैक भी किया है, जिसे सुनकर जून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जून का असिस्टेंट आवाज़ लगाता है जून को और कहने लगता है कि बाहर सारी मीडिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रही है। जिसके बाद जैक जून से जाने के लिए कहता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर अगले दिन का सीन, जहाँ पर हमारी हीरोइन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसकी एक एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि हॉस्पिटल में हमारे मशीन ने तुरंत काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और सब हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा गलत मान रहे हैं। तभी जून अपने इंजीनियर्स के पास जाती है और पूछने लगती है कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी उसके इंजीनियर भी यह चीज़ें नहीं पहचान पाते। तब जून को फाइनली पता चल जाता है कि आखिर यह सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। वह चली जाती है एक अच्छे से इंजीनियर को ढूंढने के लिए। तभी उसे रास्ते में जैक और उसका असिस्टेंट मिलता है। वह जैक के असिस्टेंट से कहती है कि अगर आपको पता है किसी इंजीनियर के बारे में तो प्लीज़ मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जैक पहुंच जाता है जून के इंजीनियर के पास और उसके सिस्टम पर बैठकर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है, और जो भी वायरस उसके डिवाइस में आया होता है उसे फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से हटा देता है। सारे लोग फिर वहां पर खुश हो जाते हैं। इधर जून जैक से अलग ही तरीके से इम्प्रेस हो रही थी। वह अपने मन में सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी कि अब और क्या बचा है जिससे जैक उसे सरप्राइज करना चाहता है। अब हम देखते हैं यह लोग सब बहुत ही अच्छा तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे थे अपनी एक प्रोडक्ट के पीछे। और फिर रात को जून जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी तब जैक उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे कॉफ़ी पिलाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमने इस वायरस को आसानी से फाइट बैक कर लिया है। जिस पर जून उससे पूछने लगती है कि पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम एक इंजीनियर भी हो। जिस पर जैक उससे कहता है कि अभी भी तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान सकती हो, लेट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब फिर हम इसके बाद दोनों को देखते हैं एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए। तभी जून जैक से कहती है कि अब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं तो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट रहे, इसलिए तुम मुझे पहले ही बता दो अगर कुछ ऐसा है तो। जिसके बाद जून तुरंत ही उसे बताना शुरू कर देती है कि मॉम की डेथ के बाद मुझे लगता है कि यह डेथ एक नॉर्मल डेथ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई क्यू नहीं मिला है। जिस पर जैक कहता है कि फाइनली तुम्हें मुझ पर भरोसा तो हुआ। तभी जैक उसे बताता है कि मैं बहुत पहले से ही जानता था कि तुम इस चीज़ पर रिसर्च कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस चीज़ के बारे में सुनना चाहता था, और अब जब तुमने मुझे बता ही दिया है तो मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद करूँगा। जिसके बाद जून उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे जानना है हाय क्या ये हैक हमारे सिस्टम को किसने किया है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून और जैक मिलकर एक दिन उस महत्वपूर्ण कमरे में घुस जाते हैं जहां जॉन के डैड अक्सर अहम फैसले लिया करते हैं। वहां पर वे लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से जॉन के डैड आ जाते हैं और वह अपने बेटे को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे हमारा भेजा हुआ वायरस भी असफल रहा, क्योंकि उसका साथ कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा दे रहा है। तो मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए उसी ने उसकी मदद की होगी। यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। उधर ये दोनों जैक और जून वहीं पर छिपकर उन दोनों की सारी असलियत सुन लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि जून को जब सारी सच्चाई पता चल जाती है तब वह जैक से लड़ना शुरू कर देती है कि तुमने मुझसे सारी बातें क्यों छुपाई। जिस पर जैक भी जून को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। तब हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून की माँ की और वह जून का साथ दे रहा था, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए वह जून की मदद नहीं कर पा रहा था। तभी हमारी हीरोइन हमारे हीरो को गले लगाती है और कहने लग जाती है कि आज के बाद भविष्य में अगर कुछ भी हुआ तो हम दोनों साथ में ही सहेंगे, क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं जून को, जो कि दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है जहां पर जैक का परिवार भी होता है, और वे लोग जून की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठा साबित करने की बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग झूठा साबित नहीं कर पाते, क्योंकि जूली जो सबूत पेटेंट वाला लेकर आती है उसे हमारी हीरोइन बहुत अच्छे से फर्जी साबित कर देती है, क्योंकि वह सबको बता देती है कि इस कंपनी का पेटेंट मैंने बहुत पहले करवा रखा था, और यह फर्जी पेटेंट बस इसलिए है क्योंकि ये लोग मेरी कंपनी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते।
अब बात रही इस बकवास की कि मैं जॉन के पीछे रहती हूँ, तो मैं आप लोगों को एक होटल दिखाना चाहती हूँ। फिर वह मीडिया के सामने वह फोटो दिखा देती है कि कैसे सगाई वाले दिन जॉन जबरदस्ती जून के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती गले लगाना और चूमना शुरू कर देता है। यह क्या कर कि वह आज भी जून से ही प्यार करता है। अब यह फोटो देखने के बाद तो जूली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह जॉन से कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी रखैल की तरह बनाकर रखने की। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने सगाई को रद्द क्यों किया था। अब यहाँ पर जॉन की सच्चाई जब सबके सामने आ जाती है तब फाइनली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सफल हो जाती है। अब हम इसके बाद देखते हैं जून को, जो कि जैक के पास जाती है, बहुत ही खुश होकर उसे गले लगा देती है और सारी चीज़ें बताती है कि कैसे उसका यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सफल हो गया। जिसके बाद जॉन उन लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा था और अपने मन में यही सोच रहा था कि सारी अच्छी चीज़ें उसी की किस्मत में क्यों लिखी हैं। अब इन दोनों को फाइनली अचानक से पता चलता है कि जिस बूढ़े आदमी ने जून को सच बताया था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये लोग उससे मिलने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी इन लोगों को कुछ सच्चाइयों का पता चलता है और वहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जून की माँ एक दिन उस महत्वपूर्ण कमरे को साफ कर रही थी। तभी वहाँ पर जॉन और उसके डैड आ जाते हैं और वे लोग आपस में कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई पता चलने के बाद जून की माँ को वहाँ पर कुछ हो जाता है और थोड़ी सी आवाज़ करने पर फाइनली जॉन के डैड देख लेते हैं कि वहाँ पर कोई है। पहले तो वे लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं और जून की माँ भी छुपने में सफल होती है, लेकिन फिर वे लोग पीछे के दरवाजे से आ जाते हैं जिससे स्पॉटलाइट पड़ता है और तुरंत जून की माँ के चेहरे पर पड़ता है। तभी जॉन के डैड जून की माँ को देख लेते हैं और यही कहते हैं कि इसे तो अब हमारी सारी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए अब हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे मार ही देना चाहिए। इधर जून की माँ कुछ दवाइयाँ लेने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसके हाथ से वह दवा भी छीन लेता है और फिर तभी वह माँ से भागने की कोशिश करती है और जॉन के डैड उससे एक ही चीज़ कहते हैं कि यह बात कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो पिल्स ये ले रही है ये दिल की बीमारी की है, इसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ये पिल्स लेते लेते अब इसे बीमारी ज़रूर हो गई है। तभी हम देखते हैं जॉन को, जो कि अपने हाथ में दवा लेकर रखता है, लेकिन वह जून की माँ को नहीं बचाता और जून की माँ तड़प तड़प कर उसके सामने ही मर जाती है। पीछे जॉन के डैड भी होते हैं जो कि इस चीज़ में उतने ही भागीदार होते हैं। अब हम देखते हैं सीन प्रेजेंट होता है जहाँ पर जॉन के डैड उससे कहना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम इस चीज़ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जैक ही इन्वेस्टर है जून की कंपनी का। जिस पर जॉन के डैड उससे एक ही चीज़ कहते हैं कि अब तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हें इस कंपनी को भी छोड़ देना चाहिए। जिस पर जॉन अपने डैड से कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हैं, आपको पैसों के आगे कुछ भी नहीं दिखता और पहले भी आपने मेरे साथ ऐसे ही किया था। आपने सिर्फ पैसों के लिए और इस कंपनी की भलाई के लिए ही मुझे बाहर भेज दिया था और अब आप मुझे इस कंपनी से भी निकालना चाहते हो। जिस पर जॉन के डैड कहते हैं अब जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही रही है तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी। इसके बाद जॉन भी वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं जैक को, जो कि आकर जॉन के डैड के सामने बैठ जाता है। उन दोनों के बीच में वही वीडियो चल रही होती है। जॉन के डैड कहते हैं मैं तुम्हें टर्मिनेशन लेटर और वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही शर्त पर दूंगा, अगर तुम साइन कर दोगे कि तुम्हें मेरी जायदाद में से 1 रुपये नहीं चाहिए और साथ में यह भी लिखना पड़ेगा कि जो पेटेंट वाली बात थी वह बिल्कुल गलत थी। जिस पर जैक हंसता है और कहने लगता है कि आपको सच में लगा कि मैं इतना जल्दी हार मान लूँगा। मुझे लगा था कि आप तो मेरे साथ हर समय खड़े हो और मेरा हमेशा समर्थन करते हो, लेकिन आप तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर बैठे हो। तभी हम देखते हैं जॉन के डैड अपने लोगों से कह देते हैं कि फ़ोन को जला दो और तुरंत जैक को पेपर्स देते हैं साइन करने के लिए, यह कहकर कि जिसने तुम्हारी माँ को मारा है उसे जेल भिजवाने का समय आ गया है, तुम फटाफट साइन करो और मेरी मदद करो, तो अब तुम खुद चुन सकते हो कि तुम्हें आखिर क्या करना है। जिस पर वे काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तभी हमारा जैक अपना फ़ोन दिखाता है और उन्हें यह बता देता है कि उनका फ़ोन जैक ने हैक कर रखा था और उनकी सारी डिटेल अब जैक के पास है और वे चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी पीछे से जॉन आ जाता है और अपने डैड से कहने लगता है कि सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि मैंने भी उसका साथ दिया है यह करने के लिए, इसलिए आप मुझे भी कह सकते हैं। अब दोनों के बीच में जॉन के डैड बहुत ही अच्छे तरीके से फंस जाते हैं और फाइनली उनका सच सामने आ जाता है। तभी वहाँ पर दादी भी आ जाती हैं और वे भी अपने बेटे से कहने लग जाती हैं कि सबसे बुरा समय वह था जब मैंने तुम्हें इस कंपनी को चलाने के लिए दिया था,
तुमने तो सिर्फ इसमें अपना फ़ायदा देखा और किसी का भी फ़ायदा नहीं देखा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि जॉन के डैड को पकड़कर ले जाती है। अब इधर हम देखते हैं ये सारी कंपनी हो जाती है जैक की, और जो भी थोड़े बहुत शेयर दादी के पास होते हैं वह भी वे जून के नाम पर कर देती हैं, जिससे ये दोनों बहुत ही अच्छे से खुश हो जाते हैं और फिर ये दोनों आपस में शादी करने का प्लान कर लेते हैं। अब इसके बाद दादी लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हैं, गुड लक। और फिर हम देखते हैं जून पहुंच जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए उनके गृह वार्ड में, और उनको सारी चीज़ें बता देती है कि कैसे उसने भविष्य में इस बीमारी को झेलने के लिए जितने भी मरीज हैं उनके लिए कितने अच्छे से एक डिवाइस बनाया है जिससे सबकी मदद हो रही है। और ये सारी बातें वह बताती है, माँ को फूल चढ़ाती है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है, जिसे देखकर जून उसके पास बहुत ही ज़्यादा प्यार से जाती है, उसे गले लगा लेती है और फिर फाइनली ये लोग शादी करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।